When you talk about outer planets, तो आउटर प्लैनेट्स में हमारे पास सारे के सारे वो प्लैनेट्स हैं जो प्लैनेट्स हमारे पास गैसियस प्लैनेट्स हैं जिनकी डेंसिटी कम है बिकॉज ऑफ द गैसियस सरफेस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, वी डोंट काउंट प्लूटो इन द लीग ऑफ प्लैनेट्स क्योंकि जुपिटर प्लैनेट्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता है। दैट इज व्हाई हम जुपिटर को ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे। तो बारी बारी इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जुपिटर। Jupiter is the most or the highest mass carrying planet of our solar system। ठीक है, तो एक एस्टिमेशन के मुताबिक कहा जाता है जुपिटर इतना बड़ा है कि जुपिटर के अंदर 300 अर्थ फिक्स हो सकती है। तो जुपिटर इज द मोस्ट मैसिव प्लैनेट, और सारे प्लैनेट को मिलाकर एक जगह कर भी दें तो भी जुपिटर के बराबर नहीं बनेंगे सब। ठीक है, it's mainly gas and has no solid surface। And if you see the red spot on Jupiter, तो मैंने आपको पहले बताया था there's a huge storm which basically occurring for centuries। Let me show you once again where is the red spot on Jupiter। इस वाले red spot की बात कर रहा हूँ। ठीक है, I don't support red spot until or unless वो Jupiter का red spot हो। खैर, दूसरा है सैटर्न। तो बेटा सैटर्न इज बेसिकली गैसियस प्लैनेट है, लो डेंसिटी प्लैनेट है, और बेटा हमारे पास सैटर्न के अराउंड माइक्रोस्कोपिक ग्रेन से लेकर लार्ज बोल्डर के रॉक्स हैं जो कि बेसिकली सैटर्न के इर्द गिर्द इन द फॉर्म ऑफ रिंग सैटर्न को सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वी नो अबाउट दिस कि हमारे पास सैटर्न का अराउंड जो रिंग है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर लार्ज बोल्डर्स के रॉक्स उसके इर्द गिर्द जमा हुए हैं। यही तरीकेकार यूरेनस और नेपट्यून के साथ भी है, लेकिन उनके बड़े फेंट रिंग्स हैं, बहुत ज्यादा बारीक रिंग्स हैं जो इतने ज्यादा विजिबल हो नहीं पाते। ठीक है, यूरेनस के बारे में एक बात जो बड़ी डिफरेंट है बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में, इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री टिल्ट। लाइक हमारे अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना टिल्ट है? 23.5 डिग्री। लेकिन यूरेनस का जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पे टिल्ट हुआ हुआ है। मतलब समझाता हूँ, ये प्लैनेट है, ये इसका एक्सिस है, तो वो प्लैनेट इस तरह रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका टिल्टेड एक्सिस। ठीक है, तो ये इस तरह मूव करेगा। ठीक है, और यूरेनस का टिल्टेड एक्सिस 90 डिग्री, तो ये इस तरह टिल्ट करेगा और इस तरह स्पिन करेगा। हमारी अर्थ इस तरह स्पिन कर रही है। लेट्स कंसीडर ये कोई भी प्लैनेट है जो 0 डिग्री के टिल्ट पे है, उस तरह मूव कर रहा है। जबकि नेपट्यून, यूरेनस बोल रहा हूँ, हाँ यूरेनस, यूरेनस इस तरह 90 डिग्री से उसका एक्सेस टिल्ट हुआ हुआ है, तो वो इस तरह स्पिन कर रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री आउट ऑफ फेज स्पिन कर रहा है। देन बात आती है हमारे पास नेपट्यून की। नेपट्यून इज ऑल्सो गैस जाइंट, एंड जैसा मैंने आपको पहले बताया नेपट्यून का जो रिंग सिस्टम है वो फेंट है। द रीजन व्हाई आई डिस्कस प्लूटो, इस प्लूटो के साथ हमारी जो है ना बचपन की यादें बड़ी वाबस्ता है, क्योंकि जब हम बचपन में छोटे थे, तब होते हैं छोटे हम भी थे, तो बात ये होती थी कि जब प्लैनेट्स के नाम याद रखने होते थे तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो, हम पूरा एक सीक्वेंस याद करते थे। ठीक है, तो उस वक्त प्लूटो प्लैनेट की लीग में आता था, बट न्यू डेफिनेशन के मुताबिक प्लूटो प्लैनेट की लीग में नहीं आता है। तो प्लूटो इज बेसिकली ए स्मॉल आइसी प्लैनेट जिसे ड्वार्फ प्लैनेट के डोमेन में डाला जाता है। प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो बहुत बड़ा है। लाइक हमारी अर्थ एक पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ 365 डेज में कंप्लीट करती है। एंड इफ यू लुक एट द पीरियड और ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लूटो इज 250 ईयर्स सिंस द डिस्कवरी। प्लूटो हमारे पास अभी एक मरतबा भी सूरज के गिर्द रिवॉल्व नहीं हुआ।
आई थिंक मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट हाउ मेनी डेज अहेड, कितने सालों के बाद प्लूटो की बर्थडे आई है। तो यस, देयर विल बी सम सनलाइट ऑन प्लूटो फॉर श्योर। थोड़ी बहुत सनलाइट होगी प्लूटो पे। बेटा ये इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास अनम्यूट क्यों है? एंड ये सैपरिन कौन सी दवाई है? एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है, मैंने आपको पहले भी बोला है, खुदारा अगर आपको किसी बात की कोई शर्मिंदगी नहीं तो अपने एक्चुअल नाम के साथ क्लास में आए। चलें। तो नाउ वी आर टूवर्ड्स एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड हमारे पास क्या डिस्कशन मैंने आपको बताया था एस्ट्रॉइड का। एस्ट्रॉइड्स आर क्लासिफाइड एज माइनर प्लैनेट्स, ठीक है, जो कि हर उस ऑब्जेक्ट को डील करते हैं जो कि किसी भी स्टार, लाइक हमारा सन, सोलर सिस्टम में हमारा सन स्टार है तो स्टार के इर्द रिवॉल्व करते हैं। इनका इतना इनफ मास नहीं होता कि वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल पुल बिल्डअप कर पाए और अपना स्फेरिकल शेप बना पाए। तो सिंस एस्ट्रॉइड आर लार्जली मेड अप ऑफ रॉक्स, तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो इनर प्लैनेट जैसी डेंसिटी होती है, बिकॉज इनर प्लैनेट्स की हाई डेंसिटी होती है। जी अब्दुल मुईद, यू हैव सम क्वेश्चन? Yes, sir. I wanted to ask that in the space physics we have certain definitions like comets and asteroids. So, sir, हमें ये याद करने पड़ेंगे पेपर पे ऐसा आ सकता है कि define asteroid and comets. आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एंड कुछ सवालात मैंने आपको पास पेपर्स में करवाए थे, ठीक है, लेकिन वन ऑफ द स्टूडेंट, आई थिंक आयशा, ने मुझे और मजीद पास पेपर स्पेस फिजिक्स के शेयर किए हैं। तो मैं उन पास पेपर्स को भी जो है ना, मतलब पिछले पास पेपर्स तो मैं करवा चुका हूँ जितने वर्कबुक में है। अब वो वाले नए पास पेपर जो सीआई ने रिलीज किए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, तो विल सी इन दैट कि हमारे पास कोई नई चीज ऐसी है तो हमें और बेहतर आइडिया हो जाएगा। जहां तक मुझे लगता है जो मोटी मोटी चीजें है ना, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मेटियोर्स, मेटियोराइट्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, इनकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। Okay, sir. ओके, सो जब हमारे पास कोई भी एस्ट्रॉइड प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो दे विल फॉल एज मेटियोर और मेटियोराइट। ये वाला पॉइंट हमें बता रहा है। जिसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार, मेक अ विश, somebody is dying if that, I mean क्या कहते हैं, asteroid is entering into the earth atmosphere, तो it will eventually die out। किसी के मरने पे हम विश मांग रहे हैं। बाकी लॉजिक क्या है, या इस्लामी लॉजिक क्या है? दिस इज द पॉइंट, मे बी इसके अंदर कोई सच्चाई हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि फरिश्ते जो हैं वो जिन्नात को जो है वो आग खींच के मार रहे होते हैं, तो दैट इज बेसिकली शूटिंग स्टार। Which definition you want to see, मुस्कान? है हमारे पास जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है सोलर सिस्टम के करीब करीब, दैट इज सिरिस, एंड इट्स बेसिकली अ ड्वार्फ प्लैनेट। इफ आई शो यू सिरिस, मैंने आपको जो सोलर सिस्टम प्रोब दिखाया था एप्लीकेशन, उसमें भी सिरिस को शो किया हुआ। लेट मी शो यू। ये रहा, ठीक है, मार्स और एस्ट्रॉइड बेल्ट के ऑलमोस्ट बीच में है, ठीक है, मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट का है मार्स और जुपिटर के बीच में। ये मार्स और एस्ट्रॉइड बेल्ट के ऑलमोस्ट बीच में है, लेकिन थोड़ा ऊपर की तरफ। इसका एक्सेस जो है वो इस तरह आ रहा है, बिल्कुल इस तरह नहीं जा रहा है, थोड़ा इस तरह टिल्ट आ रहा है, सही है।
एक तो ये पैसे मांगता है, ये देख लो बेटा आप इसका डेफिनेशन। तो सिर्फ क्या इतना इनफ मास है, इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है कि ये स्फेरिकल तो हो पाया, बट व्हाई वी आर कॉलिंग इट ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इतनी नहीं है कि वो इर्द गिर्द के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, जी जी, ड्वार्फ प्लैनेट बेसिकली एस्ट्रॉइड की ही डोमेन में लाया करते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स हो गए, ड्वार्फ प्लैनेट हो गए, इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती कि वो अपने इर्द गिर्द दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पुल आउट कर सके। फर्क क्या है एस्ट्रॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स में? ड्वार्फ प्लैनेट्स स्फेरिकल शेप के होते हैं, मतलब उनकी ग्रेविटी इतनी बेहतर होती है कि वो अपने आप को एक पूरे स्फेरिकल शेप बना पाती है, जबकि एस्ट्रॉइड दे आर इन इर्रेगुलर शेप, एज आई हैव शोड यू इन द सोलर सिस्टम डायग्राम। देखिए इर्रेगुलर शेप के हैं सारे, जबकि कोई प्लैनेट है या फिर ड्वार्फ प्लैनेट है वो स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है अफीफा, ओके। तो बेटा हमने यहाँ पर एस्ट्रॉइड का डिस्कशन कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमेट्स। अच्छा, वंस अगेन एक सवाल बड़ा कॉमन है और आगे पूछा जा सकता है, वो ये कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हैं? प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स। ओनली दीज ऑब्जेक्ट्स विल रिवॉल्व अराउंड द स्टार। नो, सही कह रही हो आप रेमा, सेटेलाइट नहीं होती है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट कॉमेट्स। तो बेटा कॉमेट्स बेसिकली क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डस्ट, वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड मीथेन which is a combustible gas. तो बेटा comet consists of dust embedded in ice made from water and methane. ठीक है, सिंस डस्ट आ रही है और मेजर पार्ट इसका डस्ट का होता है, तो इनकी डेंसिटी हाई होती है, इक्वल टू द इनर प्लैनेट। ठीक है, तो हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे सोलर सिस्टम यानी सन के अराउंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इंतहाई इलिप्टिकल ऑर्बिट है, that sometimes they are very close to us and sometimes they are very far away from us. तो अब इस डायग्राम में एक बात नोट करिएगा, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है सन के प्रेशर वेव्स का। किसकी नेचुरल सैटेलाइट नोमी, मतलब इफ आई एम कॉलिंग, अगर कोई कॉमेट हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो हम उस कॉमेट को अर्थ की सैटेलाइट कहते हैं। हाँ, ऐसे तो सन के फिर तमाम प्लैनेट भी सन के लिए सैटेलाइट ही, तमाम एस्ट्रॉइड सन के लिए सैटेलाइट है, तमाम कॉमेट सन के लिए सैटेलाइट है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बेसिकली ये बता रहा था मुस्कान कि ऑर्बिट ऑफ कॉमेट इज हाईली इलिप्टिकल, हाईली आई मीन ओवल टाइप का एक ऑर्बिट होता है इनका, कि sometime the comets are very close to the solar system and sometimes they are very far away from the solar system that you cannot even predict कि ये कॉमेट वापस कब आएगा हमारे सोलर सिस्टम के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखें तो ये बिल्कुल सिंपल अ पीस ऑफ रॉक दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कॉमेट मूव करता हुआ सन की तरफ जा रहा है, इट्स बर्निंग अप। व्हाट इज बर्निंग अप इन दैट? मीथेन मौजूद है। तो सन की सोलर विंड्स की वजह से जो प्रेशर एक्सपीरियंस होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। दैट इज व्हाई जो बर्निंग पार्ट है कॉमेट का उसे टेल ऑफ द कॉमेट कहा जाता है। ठीक है, और टेल ऑफ द कॉमेट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सन। तो देखें अभी कॉमेट यहाँ पर है, टेल ऑफ द कॉमेट यहाँ पर है, अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द सन एंड सो ऑन। ठीक है, जरा वापस चलते हैं थ्योरी की तरफ।
They return to the inner solar system at regular intervals, but in many cases the intervals are so long that they can't be predicted. मतलब कभी कभार ऐसे कुछ कॉमेट्स हैं हमारे इर्द गिर्द जिनका हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. लाइक वन ऑफ द कॉमेट इज हेलीज कॉमेट, जिसका हम लोग ट्रेजेक्टरी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार इतने टाइम के बाद वो वापस इनर सोलर सिस्टम में आएगा. बट कॉमेट्स इतने सारे हैं कि हमें इतने सारे कॉमेट्स तो ऐसे हैं जिनको जिनका ऑर्बिट इतना इलिप्टिकल है कि हमें पता ही नहीं होता, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि वो वापस कब घूम कर आएंगे. ठीक है, वही वाला पॉइंट लिखा हुआ है. ऑन अप्रोचिंग द सन द डस्ट एंड गैस आर ब्लोन बैकवर्ड बाय रेडिएशन प्रेशर ऑफ द सन. कॉमेट डेवलप्ड अ सर ब्राइट हेड एंड लॉन्ग टेल. एक मिनट रुकिएगा बेटा. पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन. तो एक मशहूर कॉमेट जो मैं आपको बताया था, हेलीज कॉमेट, जो हर 76 ईयर्स के बाद इनर सोलर सिस्टम के डोमेन में आता है, और लास्ट टाइम 1986 में आया था. लाइक अगर मैं 1986 के बाद 76 ईयर्स को ऐड करूं तो 2062 में वापस आप हेलीज कॉमेट को नाइट स्काई में देख पाए. जी बेटा बोले. सर मैं पूछ रहा था कि अगर ये चांसेस हैं कि अब अगली अगली दफा जब हेलीज कॉमेट आए और वो अर्थ के और ऑर्बिट से होते हुए गुजरे तो वो अर्थ को स्ट्राइक कर सकता है, इसका चांस है कोई, या ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल प्रेडिक्ट हो सकता है, लेकिन अभी इट्स वेरी अर्ली टू प्रेडिक्ट. ठीक है, तो हो सकता है उसके आने के 3 साल पहले, 2 साल पहले हम ऐसा कुछ बता सकें उसकी ट्रेजेक्टरी को देखते हुए कि अर्थ और वो अलाइन हो रहे हैं, टकरा सकता है कि नहीं. हर 76 ईयर्स के बाद एक थोड़ा डरो खौफ फैलता है. ऑफ कोर्स मैंने वो 76 1986 में मैं नहीं था दुनिया में, तो मैंने वो डरो खौफ नहीं देखा. बट मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है कि एक थोड़ी सी अफवाह उड़ी थी कि दुनिया खत्म होने वाली है. सही है, तो आई विश हम लोग वो वक्त देखें, हम सब जिंदा हों, अल्लाह करे कि हम वो वक्त देखें कि हेलीज कॉमेट नाइट स्काई में कैसा दिखता है. ठीक है, 2062. नाउ बेटा, अब हमारे पास डिस्कशन है मेटियोर्स और मेटियोराइट्स का. तो क्या होते हैं मेटियोर्स, क्या होते हैं मेटियोराइट, समझते हैं बेटा. जो एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, समहाउ आपके और मेरे बात करने के दौरान देयर आर मैनी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो तबाह बर्बाद हो गई. इट कुड बी supernova explosion, it could be because of two planets collide with each other, it could be because of any asteroid or comet strike the planet or any object. तो जब वो दो आपस में टकराएंगे, they scatter themselves into small tiny grains जो स्पेस में हर तरफ फैलेगा. सही है, जस्ट लाइक हमारे इर्द गिर्द डस्ट पार्टिकल्स फैले. जस्ट इमेजिन you are in Karachi and you are riding a bike like Pindi boys, or you are near the highway. तो हाईवे वो एरिया है जहाँ पर मिट्टी बहुत है. तो बेटा क्या होगा, ये मेरे साथ बड़ा होता है बिकॉज आई लिव नियर हाईवे. जब मैं सुबह निकलता हूँ तो बजरी के ट्रक जो है वो जा रहे होते हैं. तो इफ आई एम नॉट वेयरिंग हेलमेट, इफ आई एम नॉट वेयरिंग डस्टी, तो वो बजरी के पीसेस इतनी जोर से बॉडी पे लगते हैं ना कि उसी में मूड खराब हो जाता है. बहुत बुरा लगता है. ठीक है, तो सिमिलरली अर्थ सूरज के अराउंड बहुत स्पीड से ट्रैवल करता है, और स्पेस में वो स्मॉल ग्रेन्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फैले हुए हैं. ठीक है, तो जब वो स्मॉल ग्रेन्स ऑफ डस्ट पार्टिकल अर्थ के करीब आते हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल उन पार्टिकल्स को या उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है. ठीक है, और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ they enter the earth atmosphere, and they when they enter the earth atmosphere, तो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर की एक बात हमें पता है, और वो क्या है बेटा, अर्थ हैज एयर. तो जब इतनी हाई स्पीड से वो रॉक
पीस या रॉक पार्टिकल हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है तो इट हैज टू गो थ्रू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है व्हिच विल ओपोज द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को ओपोजिशन जब मिलेगी तो वो हीटअप होगा, और हीटअप होते होते वो इतना हीटअप हो जाता है दैट इट बर्न्स इटसेल्फ। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस अ स्ट्रीक ऑफ लाइट जिसे कहा जाता है मीटियोर। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम if you are looking a shooting star, like one of my friends captured video, तो उन्होंने अपनी गाड़ी चला रहे थे और सामने से शूटिंग स्टार आ रहा था, बाय चांस वो वीडियो बना रहे थे तो उसमें कैप्चर हो गया था। तो वो क्या था? grain of an object or grain of any rock entered the earth atmosphere as the earth is moving around the sun in the space time fabric। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल ने उसे अपनी तरफ खींचा, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ इट हैज टू गो थ्रू द एयर रेजिस्टेंस, एंड बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? इट विल हीट अप एंड बर्न इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रीक ऑफ लाइट जिसे आप बेसिकली मीटियोर कहते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ है तो वो जमीन पर आते आते जमीन से टकराने से पहले पूरा बर्न आउट नहीं होता, थोड़ा बहुत रह जाता है। तो अगर वो जमीन के ऊपर एक सॉलिड अमाउंट में टकराया है तो वो कहलाएगा मीटियोराइट। मतलब अगर वो पूरा बर्न आउट हो गया है जमीन पे टकराने से पहले और इट प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रीक ऑफ लाइट, तो दैट इज बेसिकली मीटियोर। लेकिन अगर वो पूरा बर्न आउट नहीं हुआ है और जमीन पर आकर सॉलिड शेप में टकराता है तो वो कहलाएगा मीटियोराइट। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया मीटियोर और मीटियोराइट का? हाँ, बहुत सारी पिक्स हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मीटियोराइट व्हिच स्ट्राइक द अर्थ पे टकराते रहते हैं। हाईवे पे कौन बाइक चलाता है बेटा? बहुत लोग बाइक चलाते हैं, मोटरवे पे नहीं चलाते बाइक। अच्छा खैर, अब हमारे पास बात आ रही है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लैनेट। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर बात किसकी हो रही है। A2 में हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और उस टॉपिक में एक लॉ डिस्कस किया जाता है जो बेसिकली हमारे न्यूटन अंकल का लॉ है, और उनका लॉ का नाम क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं न्यूटन साहब? बोलते हैं तमाम बॉडीज यूनिवर्स में दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक बॉडी है जिसका मास m2 है, तो द फोर्स is directly proportional to the product of the masses of bodies। एंड दूसरा पार्ट क्या बोलते हैं? एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फॉर एग्जांपल, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो बोल रहे हैं जो फोर्स है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? जो फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बेसिकली यही लॉ यहाँ पर वर्डिंग्स में डिस्कस हो रहा है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses and inversely proportional to the square of the separation between the masses। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की है वो यही वाली बात की है। ठीक है, meteorites can be made up of any material, like जितने भी meteorites हमारे पास जमीन पे टकराए हैं, there are some elements जो कि अर्थ पे अवेलेबल एलिमेंट्स हैं, there are some elements जो कि बड़े डिफरेंट कॉम्बिनेशन में पाए गए हैं। ठीक है, there are some meteoroids as well
जो बहुत खूबसूरत मेटेओराइट, मतलब ऐसा लगे कि यार आप अपने शोपीस के तौर पे घर पे उसे रखो। तो और ऐसे भी मेटेओराइट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीबोगरीब, लाइक कोल एलिमेंट्स है हमारे पास। खैर, ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ प्लैनेट, ये तो ऊपर हमारी बात हो चुकी है। रिमेन्स यूनिफॉर्म ऑन इट्स सरफेस। फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हर तरफ सेम होगी एट द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। स्क्वायर सेपरेशन ऑफ द प्लैनेट मतलब फॉर एग्जांपल समझो इस तरह, बेटा अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर, मैं इन दो ऑब्जेक्ट्स को दूर कर देता हूँ और इनके दरमियान डिस्टेंस कर देता हूँ 2 मीटर, तो बेटा आर मैंने डबल कर दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, क्वार्टर हो जाएगी। समझे बेटा? यस सर। ओके, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज होगी। इफ द डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट इंक्रीज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता चला जाए। मास बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम होगी। दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन दीज रिलेशंस। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? तो ये सारी बातें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंडर हम लोग कर रहे थे। लेट मी नो, क्लियर है यहाँ तक? ओके ओके रहमा, Here, sir. बाकी लोग बताएं। ओके मोहित, ठीक है सिफा, बस 3 बच्चों को क्लियर है। चौथी चले, जैनब आप भी आ गई हैं, थैंक्स फॉर इंक्रीजिंग द नंबर। ठीक है आयशा, ओके बेटा, चलो ये हुई ना बात। फोर्स इंक्रीज करेंगे नहीं, फोर्स हम इंक्रीज नहीं करेंगे, हम मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगी। फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन मास एंड डिस्टेंस, सही है? सर बाकी आप उन चीजों के नाम बता देंगे जो कि स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व किया था? आपने 4 चीजें बताई थी। मैंने 4 चीजें बताई थी, प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स। ओके सर। ओके, जल्दी से प्लैनेटरी डेटा को डिस्कस करते हैं एंड फिर दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये हमारे पास प्लैनेटरी डेटा, पहले सन, अर्थ और मून के बारे में बात हो रही है। तीनों के मैसेज गिवन है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, ठीक है? तीनों के रेडियाई गिवन है, डेंसिटीज गिवन है। सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारे पास अर्थ की है, मोर देन द डेंसिटी ऑफ सन, बिकॉज सन इज ह्यूज हॉट बॉल ऑफ गैसेस। गैस की डेंसिटी कम होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में। एंड सरफेस ग्रेविटी सबकी गिवन है, अर्थ की ये रही, मून की ये रही एंड सन की ये रही। एंड द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सन एंड सॉरी अर्थ एंड मून। तो अर्थ सूरज के गिर्द 365 दिन में अपना एक पूरा पीरियड कंप्लीट करती है, और मून अर्थ के गिर्द अराउंड 27 डेज में अपना एक पूरा पीरियड कंप्लीट करता है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास डेटा है प्लैनेट्स का, वो देखते हैं जरा। तो बेटा तमाम प्लैनेट्स का डेटा यहाँ पे शो हुआ है, जिसके मुताबिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सबसे करीब मरकरी 57.9 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, और सबसे दूर कौन है? नेपट्यून, अराउंड 4500 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से नेपट्यून। यानी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन नेपट्यून will be least in terms of planet. Okay, the distance between the sun and Neptune is largest according to the Newton's law of gravitation. The gravitational force on Neptune
of sun will be least. Orbital period, Mercury 88 days, Venus 225. जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं ऑर्बिटल पीरियड बढ़ता चला जा रहा है, मतलब the more you go away from the sun, the longer it takes to orbit around the sun. ठीक है, तो ये तमाम जो बातें लिखी हुई है बेटा अर्थ के डेज के मुताबिक लिखी हुई है, मतलब जब अर्थ के 88 डेज कंप्लीट होंगे तो मरकरी अपना पहला ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। सिमिलरली जब अर्थ के 165 डेज एयर्स कंप्लीट होंगे तो नेपट्यून अपना पहला ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। ठीक है, नाउ सरफेस टेम्परेचर, तो स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इफ यू गो अवे फ्रॉम द सन, सरफेस टेम्परेचर कम होगा, ऐसा ट्रेंड देखने में आना चाहिए था, और ऐसा ही ट्रेंड देखने में आ रहा है। इफ यू गो फ्रॉम दिस टू दैट 350 20 माइनस पे जा रहा है, फिर देखो टेम्परेचर। लेकिन दिस इज एन स्पेशल केस, वीनस। आई टोल्ड यू वीनस itself is basically a different kind of horror story। ठीक है, वीनस का एटमॉस्फेयर, वीनस की एसिडिक रेन्स, वीनस का हाईली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ एटमॉस्फेयर, ठीक है, वॉल्केनोज, तमाम चीजें मिलाकर वीनस को बहुत ज्यादा हॉट प्लेनेट बना देती है, जिसकी वजह से वीनस का एटमॉस्फेयर और सरफेस टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो दिस इज एन एक्सेप्शन। बाकी अगर आप देखें तो हमारे पास ट्रेंड सेम ही चल रहा है। ठीक है, कि टेम्परेचर कम हो रहा है इफ यू गो अवे फ्रॉम सन। डेंसिटी, इनर प्लैनेट्स की डेंसिटी हाई है और आउटर प्लैनेट्स क्योंकि मेनली मेड अप ऑफ गैस होते हैं तो उनकी डेंसिटी कम है। सरफेस ग्रेविटी सबकी बताई हुई है, सबसे ज्यादा सरफेस ग्रेविटी प्लैनेट्स में हमारे पास जुपिटर। ठीक है, नाउ मास, तो सबसे मैसिव भी जुपिटर है, तो जुपिटर का मास देखें सबसे ज्यादा है। डायमीटर सबसे बड़ा जुपिटर, तो जुपिटर का डायमीटर भी सबसे ज्यादा है। एंड नंबर ऑफ मून्स, चांद अर्थ का एक है, अर्थ के रहने वालों के बहुत सारे हैं लेकिन अर्थ का चांद एक है। ठीक है भाई, नाउ तो एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, बड़ा फनी सवाल था, सबसे ज्यादा चांद है सैटर्न के, 82 मून है। तो बच्चा क्या बोलता है, सर रमजान आता है तो पाकिस्तान की जो रोयत हलाल कमेटी है, तो चांद दिखता नहीं है, तो एक चांद पे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। सर अगर हम सैटर्न पे चले गए तो फिर रमजान का कैसे पता चले? सवाल है, वैलिड सवाल है। सर हर दिन रमजान हो रहा होगा वहां पे तो फिर। हाँ, हर दिन रमजान हो रहा हो, क्या बात। नो, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस टेबल, यू जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस टेबल। तो बेटा मामला ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहां पर उन्होंने अपना एक कैलेंडर बना लिया है और उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो इतना परफेक्ट कैलेंडर है, हम अभी तक इन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी माशाल्लाह जो है क्या कहते हैं टेलीस्कोप्स मौजूद हैं जो कि दूसरी प्लेनेट्स की अंदर झांक रही है। हमें अभी तक इस मसले का हल नहीं मिल रहा है कि चांद दिखा कि नहीं। वी हैव टू बी, आई मीन, अ बिट मोर एडवांस। ये मसला पाकिस्तान का ही है, बस बाकी जगहों का मसला नहीं है। तो मुफ्ती मुनीमुर रहमान विल बी हैविंग fairly a lot of challenge by looking at 82 moons है। तो बेटा सर इस ये एक टेबल से सीक्वेंस है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ मैंने सकता है? क्या कह रहे हो? एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है इस टेबल से? इस टेबल से सवाल करवाए हैं मैंने क्लास, आप लोगों को भी करवाए हैं मैंने, और अभी जो नए पास पेपर आए हैं उनको मैं देखूंगा। इस टेबल से रिलेटेड सवाल आते हैं, बट कैसे सवाल आते हैं सर? सवाल इस तरह आते हैं कि कोई डेटा बीच में से मिसिंग होता है और आपने प्रिडिक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोल देंगे
ये सारे के सारे वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, ये वैल्यू मिसिंग है। बोलेंगे व्हाट आर द नंबर ऑफ मून, तो आपको टेबल कैसा दिख रहा है, बल्कि ये तो थोड़ा अजीब सा है, इसको देखो, इसको देखो, ठीक है। तो आपको ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी, ये गिवन होगी, 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 ये मिसिंग होगी। बोलेंगे राइट डाउन द एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। नहीं बेटा, मैं चौथी मर्तबा बता रहा हूँ, वी डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस होल टेबल, हमें बस आइडिया होना चाहिए इस टेबल का। तो आपने एस्टिमेट करना होगा, प्रेडिक्ट करना होगा कि जो भी वैल्यू है वो 227.9 मिलियन से ज्यादा हो और 1433.5 मिलियन से कम हो। तो इनमें से कोई भी इन बिटवीन आप आंसर लिखेंगे, दैट विल बी एक्सेप्टेड, तो इन दोनों ठीक के है, बिटवीन जो भी आंसर आ जाए वो करेक्ट करेक्ट माना जाएगा। माना जाएगा क्योंकि वो एस्टिमेटेड आंसर है। हाँ, मुनीबुर रहमान नहीं है अब बेटा, रायान आई डोंट नो व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड इट, क्योंकि जो नया चांद होता है वो मुश्किल से 8 से 10 मिनट के लिए दिखता है, फिर वो गायब हो जाता है। तो मेरे ख्याल से 10 बजे के बाद हमारे मुफ्तियों की दूर की नजर तेज हो जाती है, तो इसलिए उन्हें चांद दिखता है। ओके, ठीक है, अगली मर्तबा ऐसी कोई मीम आएगी बेटा, अगले मतलब जो, या तो आप ए टू में हम लोग स्पेस फिजिक्स वापस पढ़ते हैं, तो ए टू में आपको वो मीम मिलेगी, या तो आपके जूनियर्स को मुफ्ती मुनीबुर रहमान टाइप की मीम दिखाऊंगा मैं। है, तो बेटा प्लैनेट को की सीक्वेंस को याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, दो तरीके का है, दो निमोनिक्स हैं। पहला निमोनिक क्या है, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, मूंगफली, अखरोट, किशमिश, छुआरा, नहीं किशमिश छुआरा नट नहीं है, कैश्यू नट हो गया, ठीक है, इसके अलावा हैजलनट हो गया, तो इनकी बात हो रही। चलो, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस निहारी, ठीक है, गुड एडिशन। लेकिन जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो प्लूटो को भी अकोमोडेट कर रहा है, और वो क्या कह रहा है, माय वेरी इजी मेथड जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, ठीक है। तो इसमें सब आ गए हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो, ठीक है। एंड दिस इज वेयर we end our first chapter of space physics, which was Earth and the solar system, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। एंड इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो भी मुझे बता दें ताकि हम आगे बढ़े। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, ग्रेड थ्रेशोल्ड क्या होगा। जहां तक मुझे लगता है कि ग्रेड थ्रेशोल्ड में भी ज्यादा हो। क्यों ज्यादा हो, उसका थ्रेशोल्ड रीजन की ये बात है अभी कर बेटा। सकता है, कौन सा, अभी ग्रेड थ्रेशोल्ड की थ्रेशोल्ड बात वाला। अभी कर सकते हैं। जी मैं ठीक हाँ, रहा था तो ना, तो आवाज नहीं थ्रेशोल्ड की बात के बारे में ये कह रहा था, एज कम्पेयर टू कोविड थ्रेशोल्ड अब ज्यादा होगा। वो ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि उस वक्त आप फिजिकली क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे, तो आपको थोड़ा बहुत एक लेवरेज दिया हुआ था CIE। अब वो लेवरेज नहीं है क्योंकि माशाल्लाह पूरे साल बच्चे ने पढ़ा है। कैन यू शो मी द डेट फॉर द सन चार्ट, अच्छा डेटा, सन चार्ट का डेटा ये था। You have another class at 10. I'll end this class at 10. Don't worry about it. Okay. चले बेटा, let's move toward the second chapter, which is stars and universe. बड़ा, what's the answer? Answer of what बेटा? ये वाले पार्ट का?
किस चीज का आंसर पूछ रही है मुस्कान? बेटा सन किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, दैट इज बाय उसका ऑर्बिटल पीरियड भी नहीं। ठीक है, वैसे सन इज नॉट स्टेशनरी, लेकिन आपके लेवल पे सन को हम स्टेशनरी कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर वी आर हैविंग इज स्टार्स एंड यूनिवर्स। तो इसकी जरा मैं रिकॉर्ड